आज हम लोग एपोस्ट्रोफी का प्रयोग पढ़ने जा रहे हैं। एपोस्ट्रोफी यहाँ पर क्लियर है। एपोस्ट्रोफी का मतलब ये सिंबल होता है। बहुत जगह क्या होता है, इंग्लिश का वर्ड लिखा हुआ होगा, जैसे राम। हमेशा हम राम से शुरुआत करते हैं इंग्लिश में, है ना। राम श्याम, भगवान का नाम है राम, भगवान का ही नाम है श्याम। तो राम के साथ हम क्या लगाते हैं, एपोस्ट्रोफी लगाते हैं। ये जो सिंबल है इसको हम एपोस्ट्रोफी कहते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, एपोस्ट्रोफी का प्रयोग पढ़ने जा रहे हैं। तो देखते हैं, एपोस्ट्रोफी के प्रयोग को हम 3 भाग में बांटेंगे। पहला हम देखेंगे सिंगुलर नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी का प्रयोग कैसे करते हैं। उसके बाद हम प्लूरल नाउन के साथ देखेंगे और कुछ एक्सेप्शन होगा उसको हम देखेंगे। इन 3 चीज़ों को हम 1 बाय 1 देखेंगे। पहले सिंगुलर, फिर प्लूरल और उसके बाद एक्सेप्शन। जहाँ पर यहाँ दोनों का जो रूल पढ़ेंगे वो क्या हो जाएगा, वायलेट कर जाएगा। क्या कर जाएगा, वायलेट कर जाएगा, उल्लंघन हो जाएगा। वायलेट मतलब उल्लंघन करना, वायलेट मतलब उल्लंघन करना। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे लिए क्या है। तो चलो, सबसे पहला हम रूल 1 देखते हैं। क्या देखते हैं रूल 1 में क्या है, तो पढ़ते हैं। रूल 1 में है एपोस्ट्रोफी का प्रयोग पजेसिव केस के लिए जीवित वस्तु के साथ किया जाता है। केस पढ़ेंगे, नाउन में ही पढ़ना होता है केस। तो पजेसिव केस किसी चिड़िया का नाम है, फिलहाल हम इतना ही जानते हैं। हर चीज़ को एक ही वीडियो में नहीं घुसाया जा सकता है। अगर हम हर एक चीज़ को एक ही वीडियो में घुसा देंगे तो एक ही वीडियो जो है 600 घंटे का हो जाएगा। तो हम अभी सिर्फ इतना ही जानते हैं, एक चिड़िया है जिसका नाम पजेसिव केस है। तो जीवित वस्तु के साथ किया जाता है। यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है वो है जीवित वस्तु। क्या है ध्यान देने वाली बात, जीवित वस्तु के साथ किया जाता है, यानी वो चीज़ क्या हो, जीवित हो। एग्जाम्पल देखते हैं। हमेशा एग्जाम्पल से रूल क्लियर होता है। रूल नहीं भी याद हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल याद हो अगर, और अगर हमको एग्जाम्पल याद रहता है तो हम रूल बना सकते हैं। क्या है एग्जाम्पल, टीचर्स नोट। ये देखो, ये टीचर का नोट है, ठीक है। वो कुछ नोट्स इसमें बनाएंगे। तो टीचर्स नोट, इसका हमको हिंदी करना है। क्या करना है, हिंदी करना है। टीचर, टीचर मतलब शिक्षक। शिक्षक क्या होंगे, कोई जीवित व्यक्ति होंगे। तो टीचर्स नोट का हम हिंदी करते हैं, हम लिख देते हैं टीचर्स नोट। ये जो एपोस्ट्रोफी एस है इसका हिंदी होता है का। क्या हिंदी होता है, का। ऑफ का भी हिंदी क्या होता है, का। तो देखो इसका हिंदी हम कैसे करेंगे। ये जो एपोस्ट्रोफी एस है इसके हम नीचे लिख देंगे का, ठीक है। इसके नीचे इसका हिंदी और इसके नीचे इसका हिंदी, यानी सब के नीचे सबका हिंदी लिख देंगे। तो टीचर मतलब शिक्षक, टीचर मतलब शिक्षक, का नोट मतलब नोट, शिक्षक का नोट, ठीक है। क्लियर हो गया कैसे हिंदी करेंगे, सबके नीचे सबका हिंदी लिख देंगे, बस इतना ही है। ट्रांसलेशन देखो तो ट्रांसलेशन यहीं पे समाप्त हो जाता है। हम कुछ रूल देखेंगे। उस रूल को हम क्यों देख रहे हैं, हम नए नए वर्ड सीखने के लिए हम उस रूल को देख रहे हैं। हमारा उद्देश्य वर्ड सीखना होगा और एग्जाम्पल याद करना होगा। ध्यान रहे, याद करना होगा। लोग कहता है समझो रटो मत, मैं कहता हूँ समझो और उसके बाद रटो। हर चीज़ तुमको याद होना चाहिए, ठीक है। और एक फंडा है हमेशा, जो चीज़ समझ में नहीं आए उसे रट लो, उसे रट लो। समझ में अपने आप आ जाएगा, समझ में अपने आप आ जाएगा, समझ में अपने आप आ जाएगा। ये फंडा है। पहला फंडा क्या है, समझना। पढ़ने का फंडा देखो क्या सब है, कहता है ना समझो मत रटो, ये कर लो वो कर लो। सब क्या है, बकवास बात है। मैं समझाता हूँ पढ़ने के कितने फंडे हैं, सब इसी को फॉलो करता है। जो तुमको कहता है ना रटो मत समझो, वो भी रटता ही है। तो पहला फंडा है समझो, दूसरा फंडा है रटो।
अगर हम किसी चीज़ को समझ लेते हैं तो उसको रटना आसान हो जाता है। तीसरा फंडा है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो रट लेंगे, समझ में अपने आप आ जाएगा। ये 3 फंडा को अपनाया जाता है किसी भी चीज़ के पढ़ाई में, तो तुम भी इस 3 फंडे को अपनाओ। आगे बढ़ते हैं, क्या है, तो अब हम लोग उसी रूल 1 का कुछ एग्जाम्पल्स है उसको देखते हैं। क्या है, द मिल्क मैन्स काउ। ये क्या है, ये मिल्क मैन है, ये जो व्यक्ति है ये क्या है, ये मिल्क मैन है, और ये इसकी गाय है, ये इसकी गाय है। इसको इंग्लिश में अगर बोलना हो तो हम क्या कहेंगे, द मिल्क मैन्स काउ, द मिल्क मैन्स काउ। कृषि में हमारे यहाँ सबसे बड़ी जनसंख्या लगी हुई है, ठीक है। सरकार की तरफ से गौ पालक को 1,60,000 का कृषि ऋण भी दिया जाता है केसीसी, बिना किसी सिक्योरिटी का। तो हम अभी बैंकिंग में नहीं जाएंगे, हम चलो इंग्लिश तक ही सीमित रहते हैं। तो क्या कहे थे, एपोस्ट्रोफी एस का हिंदी लिख लेंगे का, उसके बाद सब के नीचे सबका हिंदी लिख देंगे। द का कोई हिंदी नहीं होता है, ए एंड द हम सिर्फ सजाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मिल्क मतलब दूध, मैन मतलब आदमी, यानी दूध देने वाला आदमी, दूध देने वाला आदमी का गाय। कोई ये भी कह सकता है ग्वाला की गाय। गाय क्या है, स्त्रीलिंग है, गाय क्या है, स्त्रीलिंग है। कोई यह भी लिख सकता है दूध देने वाले की गाय। तीनों सही है। अब तुम कहोगे का गाय क्यों होगा सर, की गाय क्यों नहीं होगा, अभी हम हिंदी नहीं पढ़ रहे हैं। अगर हम हिंदी गलत भी लिखे, गलत भी बोले, लेकिन अगर उसका अर्थ इंग्लिश के अनुरूप है तो वह सही है, क्योंकि हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं। लेकिन अंग्रेजी में एक ही होगा, द मिल्क मैन्स काउ। इंग्लिश में क्या होगा, एक ही चीज होगा, द मिल्क मैन्स काउ। अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, मोहन्स बुक। देखो, गुरु पूर्णिमा है, ये ऋषि हैं, उनका नाम है मोहन, और उनके सामने एक बुक लिखा हुआ है, और ये क्या है, गुरु हैं। तो हम लोग मोहन के बुक की बात करते हैं, मोहन बुक, मोहन्स बुक। तो सब के नीचे सबका हिंदी कर देंगे, मोहन के नीचे मोहन का हिंदी, एपोस्ट्रोफी एस के नीचे एपोस्ट्रोफी एस का हिंदी, बुक के नीचे बुक का हिंदी। तो मोहन का हिंदी क्या हो जाएगा, मोहन, एपोस्ट्रोफी एस का हिंदी हो गया की, बुक मतलब किताब, मोहन की किताब, मोहन का किताब, यह भी सही है। मोहन के किताब, ये भी सही है। तुमको जो बोलना है बोलो, लेकिन इंग्लिश क्या होगा, एक ही होगा, मोहन्स बुक। क्या होगा, मोहन्स बुक। यानी एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हम जीवित वस्तु के साथ लगाते हैं। यहाँ पर यह व्यक्ति भी जीवित है जो ग्वाला है, और यहाँ पर ये व्यक्ति भी जीवित हैं जो गुरु पूर्णिमा में ऋषि महर्षि हैं। तो एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हम जीवित वस्तु के साथ करते हैं। अब हम लोग फिर कुछ एग्जाम्पल्स है उसको देखते हैं। इस एग्जाम्पल को देने का उद्देश्य सिंग से मतलब है, ठीक है। क्या है, एक कॉज हॉर्न। देखो यहाँ पर गाय क्या है, जीवित वस्तु है, गाय क्या है, जीवित वस्तु है। बहुत लोगों को यहाँ पर आपत्ति है, वो कहते हैं पशु के साथ हम नहीं लगाते हैं, लेकिन कहीं कहीं हम लगाते भी हैं, तो इसलिए इसको हम जीवित वस्तु मानेंगे। क्या मानेंगे, जीवित वस्तु मानेंगे। तो इसका हम हिंदी करते हैं, क्या है, अ कॉज हॉर्न। एन दे का कोई हिंदी नहीं होता है, फिर भी अ का बहुत लोग हिंदी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एक। क्या हिंदी लिखते हैं, एक। तो चलो हम भी लिख देते हैं,
कौ मतलब गाय, कौ मतलब गाय, एपोस्ट्रोफी एस मतलब का, हॉर्न मतलब सींग, हॉर्न मतलब सींग। ये गाय का ये जो है ना, ये क्या है, सींग है। तो एक गाय का सींग, कोई बोलेगा गाय की सींग, ये भी सही है। वो एक भी नहीं लगाया और गाय जो स्त्रीलिंग है उसके अनुसार की लगा दिया, तो सब सही है। लेकिन इंग्लिश में एक ही होगा, एक काउज हॉर्न, एक गाय की सींग। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, ए वीमेन्स पर्स। यहाँ क्या है, वीमेन है ना, और ये इसका क्या है, पर्स है। ये देखो ये पर्स है। तो इसका जब हम हिंदी करेंगे तो हम क्या हिंदी करेंगे, ए के नीचे ए का हिंदी एक, वीमेन के नीचे वीमेन का हिंदी औरत, एपोस्ट्रोफी एस के नीचे एपोस्ट्रोफी एस का हिंदी एक औरत की, पर्स के नीचे पर्स। बहुत लोग इसको बटवा भी कहता है, लेकिन लड़कियों को हिंदी के कुछ शब्दों से नफरत होता है, तो बटवा वो कभी नहीं बोलेगी, है ना। पुरुष का बटवा हो सकता है, लेकिन एक औरत का हमेशा पर्स ही होता है ना। इमेज बनाने को लेकर के औरत लोग बहुत जागरूक होती है। तो ए वीमेंस पर्स, एक औरत की पर्स, एक औरत का पर्स, जो बोलना है सब सही है, लेकिन इंग्लिश एक ही होगा, ए वीमेंस पर्स। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, रूल 1 को हमने पढ़ लिया है, अब हम रूल 2 को पढ़ने जा रहे हैं। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, रूल 2। रूल 2 क्या कहता है, चलो देखते हैं। प्लुरल शब्द का अंतिम अक्षर एस, अंतिम अक्षर क्या है, कहता अंतिम अक्षर अगर एस, तो एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते समय एस नहीं लगाते हैं, यानी डबल एस नहीं आएगा, डबल एस नहीं आएगा, सुनने में अच्छा नहीं लगता है, इसलिए नहीं आएगा। ठीक है, केवल एपोस्ट्रोफी का ही प्रयोग करते हैं। देखो, जब मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा था, तो जिस टीचर से मैं पढ़ रहा था इंग्लिश में, वो ही ये फंडा बोले थे जो सुनने में अच्छा लगता है वही सही आंसर होता है अगर समझ में नहीं आए। तो यहाँ भी बिल्कुल वही फंडा है, अगर हम प्लुरल नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे तो ये हमको सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। तो चलो, तो यहाँ पर हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स क्या है। बॉयज कॉलेज, तो देखो ये सब क्या है, बॉयज है और इसके पीछे क्या है, कॉलेज है। इसके बारे में अगर हमको बोलना हो तो बॉयज कॉलेज, सबसे पहले हम इसका हिंदी करते हैं, देखते हैं क्या हिंदी, कैसे हिंदी करेंगे। बॉयज कॉलेज, हमको इसका हिंदी करना है। एपोस्ट्रोफी एस इसमें नहीं, इसमें केवल एपोस्ट्रोफी है। तो एपोस्ट्रोफी के नीचे का, बॉयज के नीचे लड़के, देखो यहाँ पे एस तक बात जाएगी, और कॉलेज के नीचे कॉलेज, कॉलेज के नीचे कॉलेज, यानी लड़के, सुनने में क्या अच्छा लग रहा है, लड़कों का कॉलेज, सुनने में तो ये अच्छा लग रहा है, तो सही क्या होगा, ये होगा, ये भी सही है, लेकिन अंग्रेजी क्या होगा, बॉयज कॉलेज। अब हम देखते हैं, अगर हम इसमें ऐसा कर दें, एपोस्ट्रोफी एस लगा दें, ऐसा लिख दें, तो सुनने में कैसा लगता है, देखते हैं। बॉयजेस कॉलेज नहीं अच्छा लगता है सुनने में, बॉयज कॉलेज ये सुनने में अच्छा लगता है, तो इसलिए हम एपोस्ट्रोफी के बाद एस नहीं लगाएंगे, एपोस्ट्रोफी के बाद एस नहीं लगाएंगे। ठीक है, यानी केवल बॉयज कॉलेज, केवल बॉयज कॉलेज की बात करेंगे। आगे देखते हैं, आगे भी कुछ एग्जाम्पल्स होगा, उस एग्जाम्पल्स को हम देखते हैं। अब क्या एग्जाम्पल्स हैं, गर्ल्स स्कूल, जैसे बॉयज़ का कॉलेज था उसी तरह से लड़कियां किसी चीज़ में पीछे नहीं है, वस्तुतः तो वो लड़कों से हर चीज़ में आज की डेट में आगे ही है, तो ये लोग क्यों पीछे रहती। तो हम कॉलेज की बात की, तो चलो गर्ल्स के स्कूल की भी बात कर देते हैं। ये सब गर्ल्स है और पीछे क्या है, इनका स्कूल है। तो इसको अगर इंग्लिश में बोलना होगा तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे गर्ल्स स्कूल। तो इसका भी हम हिंदी करते हैं, चलो देखते हैं। गर्ल्स स्कूल, सॉरी, गर्ल्स
स्कूल। हिंदी कर रहे हैं, गर्ल्स का हिंदी एक साथ, ये जो एपोस्ट्रोफी है इसका हिंदी अलग से, स्कूल का हिंदी अलग से। गर्ल्स मतलब लड़कियां, एपोस्ट्रोफी का स्कूल मतलब विद्यालय, लड़कियों का विद्यालय, एकदम सही है। लड़कियों के विद्यालय, जो बोलना है बोलो, लेकिन इंग्लिश केवल एक ही होगा। क्या इंग्लिश होगा? गर्ल्स कॉलेज। अब आते हैं, आजकल वर्किंग वीमेन की संख्या ज़्यादा है। वर्किंग वीमेन बोले तो जो महिलाएं काम करती है, ऐसे महिलाएं जो घर में भी रहती है वो सबसे ज़्यादा ही काम करती है, ठीक है। तो वर्किंग वीमेंस कॉलेज, तो इस वर्किंग वीमेंस हॉस्टल, तो जो वर्किंग वीमेन होती है, अब किसी का घर मान लो है उसका समस्तीपुर, है ना, मुझे रोसड़ा में कुछ दिन रहने का मौका मिला था, तो समस्तीपुर उसका घर है, तो वो अब नौकरी करती है बेंगलुरु जैसे शहर में इंजीनियरिंग करने के बाद। तो वहाँ वो क्या होता है, वो ज़्यादातर हॉस्टल में रहती है, तो ये वर्किंग वीमेन का हॉस्टल है। इसका हम हिंदी करते हैं, चलो देखते हैं कैसे हिंदी करेंगे। इसको ऊपर में ही करते हैं, इसको मिटा देते हैं और हिंदी करते हैं। वर्किंग वीमेंस हॉस्टल, वर्किंग वीमेंस हॉस्टल। यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया है, एस नहीं होगा, क्योंकि वीमेन का ही जो है प्लुरल क्या होता है, वीमेन होता है। क्या होता है? वीमेन होता है। तो प्लुरल नाउन के साथ यहाँ पर ये एस नहीं होगा, वर्किंग वीमेन हॉस्टल होगा, ऐसे लिखाएगा, ठीक है। तो वर्किंग वीमेन हॉस्टल हो गया। इसका अब हम करते हैं, तो देखो, एपोस्ट्रोफी का हिंदी हो गया का, हॉस्टल मतलब हॉस्टल, हॉस्टल मतलब हॉस्टल, वीमेन मतलब औरतें, और वर्किंग का हिंदी क्या होता है? कामकाजी। वर्किंग का हिंदी क्या होता है? कामकाजी। देखो, वर्क जो है वर्ब है, वर्क मतलब होता है काम करना, और जब हम वर्किंग लिखते हैं तो क्या हो जाता है? काम करने वाले, काम करने वाले। वर्ब में हम ING लगा करके जीरंड कहते हैं। जीरंड इज जस्ट लाइक अ नाउन है। वर्ब में अगर हम ING लगा दें और तो वह क्या होता है? सब्जेक्ट के तरह काम करने लगता है। इसको भी हम पढ़ेंगे जब हम लोग जीरंड पढ़ेंगे, तो इसको हम क्या कहते हैं? जीरंड कहते हैं। तो यहाँ पर जो वर्किंग है वो क्या है? नाउन के तरह काम कर रहा है। वर्क मतलब काम करना। अब देखो इसका हम जीरंड कैसे कहते हैं। वर्क मतलब होता है, वर्क मतलब होता है काम करना। वर्किंग मतलब हो गया काम करने वाला, काम करने वाला। तो यहाँ हम ऐसा भी कह सकते हैं, काम करने वाली औरतों का हॉस्टल, हम ये भी कह सकते हैं। तो काम करने वाली के लिए एक शब्द बना है, क्या बना है? कामकाजी। कौन सा शब्द बना है? कामकाजी। कामकाजी औरतों का हॉस्टल। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। अब मेरी एक वीडियो है बेसिक इंग्लिश की, अगर तुम उस वीडियो को नहीं देखे हो तो उस वीडियो को जाके ज़रूर देखो, तभी तुम्हें आगे का वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आएगा। हमने रूल 1 पढ़ लिया, रूल 2 पढ़ लिया। पहले हमने देख लिया जीवित वस्तु, जीवित वस्तु में 2 केस हुआ, एक हुआ सिंगुलर और दूसरा केस हुआ प्लुरल। अब हम देख रहे हैं जीवित वस्तु को देख लिए, तो निर्जीव वस्तु था वो कैसे पीछे रहता? वो कहा हम भी हैं, हम भी हैं और हम भी हैं। तो निर्जीव वस्तु की जब बात होगी तो कहता है निर्जीव वस्तु के साथ, निर्जीव वस्तु के साथ एपोस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं होता है, केवल जीवित के साथ होता है। तो भैया क्या यूज होगा? तो ऑफ का यूज होगा। यहाँ देखो टेबल्स लिखे हैं, इसको हम क्रॉस किए हुए हैं, इसके साथ हम यूज नहीं करते हैं, ठीक है।
ये तो इसको अगर हमको लिखना हो तो हम क्या लिखते हैं, लेग ऑफ टेबल। ठीक है, क्या होता है, लेग ऑफ टेबल। तो देखो क्या होता है, ये जो टेबल्स लेग है, TABLE' लेग, कहता है ये नहीं होगा, ये क्या होगा, नहीं होगा। तो कहता है क्या होगा भैया, तो कहता है एपोस्ट्रोफी के बदले में तुम ऑफ लिखो, क्या करो, ऑफ करो। और हम क्या बोले थे, प्रीपोजिशन में जगह बदल जाता है, तो कहता है तुम इधर आ जाओ और तुम इधर आ जाओ, कुछ तो अंतर होना चाहिए। अब कहता है अगर हम ऐसा लिख दें टेबल ऑफ लेग, तो कहा नहीं नहीं, तुम मेरे जैसा नहीं हो, एपोस्ट्रोफी ऑफ को कहता है तुम्हें कुछ दूसरा रूप लेना होगा। तो ये क्या कहता है चलो कोई बात नहीं, हम लोग जगह बदल लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जगह को बदल लेते हैं, यानी लेग ऑफ टेबल, लेग ऑफ टेबल, ये कहता है। तो ऑफ का हम हिंदी बताए हैं, बेसिक वीडियो में बताए हुए हैं। क्या हिंदी है, का के की, जो लगाना है लगा दो, सुनने में जो अच्छा लगेगा उसको हम मान लेंगे। तो हम ऑफ के बदले का मान लिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, ऑफ क्या प्रीपोजिशन है तो जगह बदल देते हैं। ठीक है, टेबल का लेग, टेबल का लेग, यानी टेबल, टेबल का हिंदी हो गया टेबल, टेबल का पैर, टेबल का पैर। तो टेबल का पैर की जब हम बात करते हैं तो किसकी बात करेंगे, इसकी बात करेंगे, इसकी बात करेंगे, ये जो पीछे है उसकी बात करेंगे, और यहाँ जो पीछे है उसकी बात करेंगे। और ये पूरा का पूरा क्या है, टेबल है, यानी लेग ऑफ टेबल। तो रूल 3 भी हो गया। अब हम इसमें एक्सेप्शन पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का क्या हिंदी होता है, एक्सेप्शन का हिंदी होता है अपवाद। क्या हिंदी होता है, अपवाद। तो क्या अपवाद है, जब निर्जीव का, निर्जीव वस्तु है उसका हम मानवीयकरण कर दें, तो जैसे हम उसमें मानवीयकरण कर देंगे तो वो मानव हो जाएगा, और मानव होने का मतलब है वो जीवित हो गया, और जब जीवित हो गया तो इसका मतलब है एपोस्ट्रोफी एस लगेगा। निर्जीव को मानव बना रहे हो तो निर्जीव को मानव बनाने का क्या मतलब है, उसमें हम जीवन दे रहे हैं, जीवन देंगे तो वो जीवित हो जाएगा, और जीवित हो जाएगा तो रूल नंबर 1 लागू हो जाएगा, एपोस्ट्रोफी एस। तो हम कैसे समझेंगे कि वो मानव बन रहा है, यानी मानव के अंदर जो क्वालिटी है वही क्वालिटी या वही बुराइयां अगर हम उसके अंदर डाल दें। तो पहला हम देखते हैं क्या एग्जांपल्स हैं, सन्स फ्यूरी। तो सबसे पहले फ्यूरी का अर्थ समझते हैं। ये जो फ्यूरी है, फ्यूरी का क्या अर्थ होता है, फ्यूरी का अर्थ होता है क्रोध। क्या अर्थ होता है, क्रोध। यहाँ देखो भगवान सूर्य क्या है, काफी क्रोध में, क्रोध में आए तो क्या हुए, लोगों का हालत खराब हो गया धूप से। यानी क्रोध क्या है, मानव का स्वभाव है, यानी मानव का अच्छाई और बुराई अगर हम डाल दें, है ना। एक मूवी है फ्यूरी, ठीक है, हॉलीवुड में बहुत अच्छी मूवी है, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे बनाई है, जब कुछ सैनिक एक टैंक लेकर के जर्मनी में दाखिल हो गए थे। बहुत अच्छी मूवी है, मैंने देखी है, तुम्हें भी मौका मिलेगा तो देखना। तो अब हम आते हैं जहाँ पर हम लोग हैं, तो क्या है, सन्स फ्यूरी। तो चलो इसका हम हिंदी करते हैं, सन्स फ्यूरी। सन का हिंदी सूर्य, सन का हिंदी सूर्य, एपोस्ट्रोफी का हिंदी सूर्य का, अब फ्यूरी मतलब क्रोध, फ्यूरी मतलब क्रोध, सूर्य का क्रोध, है ना। जब भगवान सूर्य क्रोध करेंगे तो क्या होगा, बहुत ज्यादा धूप होगा। सोलर स्टॉर्म, सोलर स्टॉर्म, इसको जब हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ेंगे या अंतरिक्ष से संबंधित कोई चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे सोलर स्टॉर्म। स्टॉर्म मतलब होता है आंधी, स्टॉर्म मतलब होता है आंधी। या फिजिक्स में जब हम पढ़ेंगे तो उस समय हम लोग इसको पढ़ेंगे, मौका मिलेगा तो मैं बताऊंगा सोलर स्टॉर्म क्या है। दूसरा एग्जाम्पल्स है नेचर्स लव, लव मतलब क्या हुआ, प्यार। तो प्यार किसका गुण है, मानव का गुण है। यहाँ देखो ये जो लड़की है ये क्या है, प्रकृति की गोद में लेटी हुई है, यानी नेचर, नेचर का हिंदी क्या हुआ, प्रकृति, प्रकृति इसको प्यार कर रही है, तब तो ये लेटी हुई है। तो चलो इसका हम हिंदी करते हैं, नेचर्स लव। तो नेचर का हिंदी उसके नीचे प्रकृति, नेचर का हिंदी क्या होता है, प्रकृति। एपोस्ट्रोफी एस का हिंदी क्या हुआ, का।
लव का हिंदी हुआ प्यार, प्रकृति का प्यार। देखो यहाँ पर एक शब्द है नेचर, ठीक है। इस शब्द से एक फनी चीज़ याद है, मुझे इसका हिंदी जानना था, मैं इंग्लिश में बहुत कमज़ोर था, ठीक है, और एनडीए की तैयारी कर रहा था, तो मुझे इसका हिंदी जानना था। तो मैं अपने रूम पार्टनर से पूछता हूँ, ठीक है। उनका नाम सजनी था, उनका नाम क्या था? सजनी। वो रिश्ते में मेरे मामा भी लगते थे। तो मैं उनसे पूछता हूँ, सजनी मामा, नेटवर्क के फुल फॉर्म की भेले? वो तो 3-4 बार बोलने के बाद भी समझ ही नहीं पाए कि मैं क्या बोला। तो उन्होंने कहा स्पेलिंग बोलो। तो जब मैंने उन्हें स्पेलिंग बोला तो उन्होंने कहा नेचर। क्या बोला? नेचर। तो तुम लोग भी नेटवर्क मत पढ़ना, इसको नेचर पढ़ना। क्या पढ़ना? नेचर। नेचर्स लव, प्रकृति का प्यार। नेचर्स लव क्या हुआ? प्रकृति का प्यार। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे लिए नेक्स्ट क्या है। एक्सेप्शन नंबर 2। एक्सेप्शन नंबर 2। एक्सेप्शन नंबर 2 क्या है? समय, भार एवं जगह संबंधी नाउन के साथ, ठीक है। इस सब के साथ भी नहीं लगता है। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ए डेज लीव, अ डेज लीव। यहाँ पर ये व्यक्ति है, ये क्या कर रहा है? एक डे को मार्क किया कि इस दिन हमको छुट्टी लेना है। तो चलो इसका हिंदी करते हैं। ए डेज लीव। इस वीडियो का उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य ट्रांसलेशन सिखाना है, ना कि ग्रामर का रूल याद करवाना। तुमको अगर ट्रांसलेशन आ जाएगा तो ग्रामर का रूल याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे कोई ग्रामर का रूल याद नहीं है, लेकिन मुझे 40 में, अगर कंपटीशन के 40 में से 38 नंबर आते हैं, एसएससी में 200 में मुझे लगता है 195-96 नंबर मुझे होंगे। मैक्सिमम लोग तो 200 में 200 भी लाते हैं, बहुत सारे लोग। तो ए डेज लीव इसका हम हिंदी कर रहे हैं। ए मतलब एक, डे मतलब दिन, एपोस्ट्रोफी एस मतलब की, लीव मतलब छुट्टी। एक दिन की छुट्टी, एक दिन की छुट्टी, ए डेज लीव। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? ए पाउंड्स वेट। देखो पाउंड जो है वो मापने की इकाई है, जैसे हम लोग ग्राम नापते हैं, उसी तरह पाउंड। ब्रिटिश लोग पाउंड का यूज करते हैं। और केक जो होता है, जो हम लोग खाते हैं, वो किस में नापा जाता है? पाउंड में ही नापा जाता है। तो ए पाउंड वेट कहता है ना, जब तुम केक खरीदने जाओगे, है ना, किसी के जन्मदिन पे हम लोग केक अगर खरीदने गए तो पूछता है कितना पाउंड का केक चाहिए। तो पाउंड क्या है? वेट है। ये देखो पाउंड का सिंबल है, ठीक है। ब्रिटिश लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ के पिक्चर में क्या है? ये जो ग्लोबल इकोनॉमी है, ये जो पृथ्वी है, इसको हम, इसकी इकोनॉमी को हम तराजू में तौल रहे हैं। किस में? किस बटखरा? यहाँ पे क्या? पाउंड। यानी पाउंड से हम नाप रहे हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमी कितना है। ज़्यादातर आज के डेट में डॉलर में नापा जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमी इतना डॉलर है, इतना ट्रिलियन डॉलर है, तो अभी डॉलर में होता है। डॉलर का सिंबल ये है, और अपने देश का रुपीस का सिंबल ये है। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ था, उसके बाद IMF WTO की स्थापना हुई, ठीक है। उसके बाद डॉलर का जो पूरे विश्व में कब्जा हुआ। इसको हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ेंगे अच्छे से। मेरे ख्याल से 10 क्लास तक ये है भी नहीं। जब तुम कंपटीशन की तैयारी करोगे, खास करके UPSC जैसे कंपटीशन की, देन तुमको ये सब पढ़ने का मौका मिलता है, ठीक है। वीडियो में बने रहो। तो ये वीडियो सिर्फ बेसिक इंग्लिश नहीं है, यह वीडियो एक सीढ़ी है जो तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जाएगी। तो चलो हम हिंदी करते हैं। ए पाउंड्स वेट का, ए मतलब एक, चलो यहीं पे कर देते हैं। ए मतलब एक, पाउंड मतलब पाउंड, एपोस्ट्रोफी एस मतलब का, वेट मतलब भार। एक पाउंड का भार। ए पाउंड्स वेट का क्या हिंदी हो गया? एक पाउंड का भार। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे लिए आगे क्या है। एक्सेप्शन नंबर 3। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? एक्सेप्शन नंबर 3 पढ़ रहे हैं। इसमें से ज़्यादा कुछ है नहीं। क्या है? कुछ सम्मानजनक नाउन के साथ, यानी कोई ऐसा नाउन होगा जिसको लोग सम्मान की नज़र से देखता होगा, है ना, चाहे वो उनके अच्छाइयों के कारण हो या भय के कारण हो।
ऐसे कहावत ही बिन 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 भय होत न प्रीति। तो चलो क्या है एग्जाम्पल, ए कोर्ट्स ऑर्डर, एक कोर्ट्स ऑर्डर। देखो कोर्ट को क्या होता है, हम कोर्ट का हिंदी होता है न्यायालय। न्यायालय को हम सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। क्यों देखते हैं न्यायालय को हम सम्मान की दृष्टि से? क्योंकि वहाँ पर इंसाफ होता है, लोगों को न्याय मिलता है, और जो दोषी होते हैं वो दंडित होते हैं। ये जज साहब हैं, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, ऑर्डर जारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी हम एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करते हैं। चलो हम इनका हिंदी करते हैं। क्या हिंदी होगा, एक कोर्ट्स ऑर्डर, सबका हिंदी उसके नीचे हो जाएगा। ए मतलब एक, कोर्ट मतलब न्यायालय, न्यायालय, एपोस्ट्रोफी एस मतलब का, ऑर्डर मतलब आदेश, ऑर्डर मतलब आदेश, एक न्यायालय का आदेश। एक कोर्ट्स ऑर्डर क्या हो गया, एक न्यायालय का आदेश। आगे बढ़ते हैं, क्या है, एट ड्यूटीज कॉल, एट ड्यूटीज कॉल, ठीक है। जब भी हम ड्यूटीज कॉल करते हैं, इसको बहुत लोग कॉल ऑफ ड्यूटी भी कहते हैं, ठीक है। एट ड्यूटीज कॉल का मतलब हुआ कि सेना जो है आपको कर्तव्य पर बुला रही है। ड्यूटी, ड्यूटी मतलब कर्तव्य, ठीक है। तो ये सोल्जर है ना, जैसे कॉल हो गया, जैसे कारगिल वार जब शुरू हुआ था तो जितने भी सोल्जर घर पे थे उनको एट ड्यूटीज कॉल हो गया, यानी उनको ड्यूटी का कॉल हो गया, उनके कर्तव्य का कॉल हो गया। कॉल मतलब बुलावा, कॉल मतलब होता है कॉल करना, हम लोग कॉल करते हैं ना, फोन करते हैं, यानी बुलाते हैं किसी को। तो चलो इसका हम हिंदी करते हैं, एट ड्यूटीज कॉल। देखो ये एक तरह का एडम्स या एडम्स है, इसका एक विशेष मीनिंग होता है, लेकिन हम इसको शब्द से हिंदी करते हैं और समझते हैं क्या करना चाह रहा है। एट मतलब पर, जो जनरली होता है एट मतलब पर होता है। ड्यूटी मतलब कर्तव्य, देखो ऐसे करके नहीं, जैसे ही हम तुमको बोले थे, जैसे ही प्रीपोजिशन आता है तो हम जगह को बदल देते हैं। क्या करते हैं, हम जगह को बदल देते हैं, इधर को इधर कर देंगे और इधर को इधर कर देंगे। क्या हो गया, ड्यूटीज कॉल एट मतलब पर। अब हम हिंदी कर देते हैं, ड्यूटी मतलब कर्तव्य, एपोस्ट्रोफी एस मतलब के, कॉल मतलब बुलावा या बुलावे पर, कर्तव्य के बुलावे पर। जैसे ऑर्डर हुआ तो सोल्जर सब क्या हुआ, तुरंत उस सीमा पर लड़ने चला गया। बहुत लोग इसको कॉल ऑफ ड्यूटी भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब क्या है हमारे लिए। अब है एक्सेप्शन नंबर 4। अब हम लोग चौथा एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं। कुछ भौगोलिक पिंड के साथ, अर्थ एटमॉस्फेयर, अर्थ मतलब हुआ पृथ्वी, पृथ्वी माँ, एपोस्ट्रोफी एस का हिंदी हो गया का, एटमॉस्फेयर मतलब हो गया वातावरण, पृथ्वी का वातावरण, पृथ्वी का वातावरण। देखो ये ज्योग्राफी का चीज़ है, कंपटीशन में भी बहुत बार पूछता है, मुझे इंग्लिश में ही देने का मौका मिला तो मैंने दे दिया। ट्रोपोस्फेयर, देखो वातावरण के कितने भाग हैं जी, ये जो हमारा वायुमंडल है वो कई लेयर में डिवाइडेड है। उसके बाद आता है स्ट्रेटोस्फेयर, फिर है मेजोस्फेयर, फिर है थर्मोस्फेयर और फिर है एक्सोस्फेयर, ठीक है। यहाँ के पिक्चर को अगर तुम ध्यान दोगे तो बादल का घटना ट्रोपोस्फेयर में होता है, जेट विमान स्ट्रेटोस्फेयर में होता है, थर्मोस्फेयर में सैटेलाइट रहता है, और एक्सोस्फेयर में क्या होता है, अंतरिक्ष में हम चले जाते हैं, मतलब बाहर। इसमें पूछता है कंपटीशन में कि ओजोन लेयर किस स्फीयर में, फेमस क्वेश्चन सब बताते हैं, जो आज भी पूछता है और आज से 5 साल बाद भी पूछेगा, जिस समय तुम लोग कंपटीशन में बैठेगा। बादल की घटना किस स्फीयर में होती है, जेट विमान किस स्फीयर में चलता है, उल्का पिंड का गिरना किस में होता है, और सैटेलाइट किस स्फीयर में होता है। हर एक स्फीयर से क्वेश्चन होता है। और कम्प्लेक्स जाता है यूपीएससी स्टाइल में तो पूछेगा कि इसकी जो चौड़ाई है वो वायुमंडल से कितना किलोमीटर तक है। तो इसको हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, किस में पढ़ेंगे, ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। और पृथ्वी का रंग क्या है, नीला है। इतना चीज़ हम तुमको ज्योग्राफी का बता दिए इंग्लिश के साथ साथ।
अब आगे देखते हैं एक्सेप्शन नंबर 5। एक्सेप्शन नंबर 5 क्या है? एक्सेप्शन नंबर 5, कुछ फ्रेज के साथ। ये सब फ्रेज तुमको याद करना पड़ेगा। ये सब फ्रेज क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। क्या फ्रेज है? एट वंस विट्स एंड। एट वंस विट्स एंड फ्रेज होता है, उसका पूरी मतलब होता है पूरी तरह से हैरान, ना जाने क्या करें और क्या नहीं करें। इसको देखो, अगर नहीं भी याद हो तो इसको हम शब्द से हिंदी करने का कोशिश करते हैं। विट, विट मतलब होता है बुद्धि। विट मतलब होता है बुद्धि। तो यहाँ पर क्या है? प्रीपोजिशन है। ये क्या है? प्रीपोजिशन है, तो जगह बदल देंगे। इसका हिंदी इधर कर देंगे और इसका हिंदी हम इधर कर देंगे। तो चलो यहीं पे हम क्या करते हैं? जगह बदल देते हैं। एट के बदले हम क्या करते हैं? यहाँ पर हम पर लिख देते हैं। अब देखो हिंदी करते हैं। वन, वन का हिंदी होता है कोई। वन मतलब वन जब सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होता है तो इसका हिंदी हो जाता है कोई। प्रोनाउन है, प्रोनाउन में पढ़ेंगे हम वन। अभी याद रखो, वन, वन का मतलब होता है एक के अलावा भी एक हिंदी होता है, वो होता है कोई। कोई के एपोस्ट्रोफी एस का हिंदी क्या हो गया? के। विट मतलब बुद्धि। विट मतलब बुद्धि। एपोस्ट्रोफी एस का हिंदी हो गया के। इन मतलब हो गया समाप्ति। पर, कोई के बुद्धि के समाप्ति पर। इसको और अच्छा से बोलेंगे तो हम ऐसा कह सकते हैं, किसी के बुद्धि के समाप्ति पे। अगर कोई व्यक्ति का बुद्धि हरा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? वो हैरान हो जाएगा। उसको क्या करना है? वो अब इधर जाएगा कि इधर जाएगा? तो वही हुआ एट वंस विट सीन। तो इसमें एपोस्ट्रोफी एस जो लगा हुआ ये फिक्स है, इसको याद करना होगा तुमको। अब आते हैं एट ए स्टोन्स थ्रो। स्टोन को, यहाँ देखो ये लड़का क्या कर रहा है? स्टोन को फेंक रहा है। जब ये फेंकेगा तो कितना दूर जाएगा? बहुत दूर जाएगा, तो भी ये इसके पास ही रहेगा। ऐसा भी तो नहीं होगा ना कि अगर हम पटना से फेंके तो दिल्ली में जाके गिरेगा। नहीं, उस व्यक्ति के आसपास ही गिरेगा। ठीक है, तो इसका हम हिंदी करते हैं। एट स्टोन्स थ्रो का एक ही हिंदी होता है नज़दीक। क्या होता है? नज़दीक। हम मान लेते हैं कि तुम लोग की स्थिति में अभी मैं हूँ, मुझे नज़दीक पता नहीं है, तो इसका हम हिंदी कैसे करेंगे? तो देखो, एट चला गया इधर, पर हो गया। ए मतलब एक, स्टोन मतलब पत्थर, एपोस्ट्रोफी एस मतलब के, थ्रो मतलब फेंकने। एक पत्थर के फेंकने पर। एक पत्थर कहीं भी फेंकेगा तो नज़दीक ही होगा ना, तो इसलिए इसका हिंदी क्या होगा? एट स्टोन्स थ्रो। ये इसका हिंदी हो जाएगा। अब क्या है? कॉमन एरर है। हम कॉमन एरर के द्वारा ही इसके बाकी जो बचे हुए कंसेप्ट है उसको क्लियर करेंगे। बेसिक जो ट्रांसलेशन और ग्रामर का पार्ट है वो यहाँ आकर के द एंड हो जाता है। तो बहुत जल्द मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। ये 60 वीडियो चैलेंज का पार्ट है। मेरा ये दावा है 60 वीडियो ख़त्म होने के बाद तुम पूरी तरह से अंग्रेजी लिख सकते हो, बोल सकते हो और पढ़ सकते हो। बच्चों, ईश्वर आपको सफलता प्रदान करे। धन्यवाद।